चलो, ये सवाल आपको दिख रहा होगा, है ना? एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देखिए क्या बोला हुआ है, कैसे सॉल्व करना चाहिए, और फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या बोलता है 10 dm क्यूब। आपको पता होगा 1 dm क्यूब का मतलब होता वॉल्यूम है, दिया है उसका। हाँ जी, 1 dm क्यूब का मतलब 1 लीटर होता है। तो 10 dm क्यूब बोला है तो आपको पता होना चाहिए कि 10 dm क्यूब मतलब 10 लीटर। ठीक है, कहीं पे लिख दीजिए वॉल्यूम है अपने पास 10 लीटर, यहाँ लिखूं वॉल्यूम है 10 लीटर। अच्छा, प्रेशर के बारे में कुछ दिया है, बोलता है कि एट इतना, तो हम बोलेंगे प्रेशर है हमारे पास दिया हुआ, हाँ प्रेशर बोल रहा है 101.3। हाँ किलो पास्कल। किलो पास्कल में तो क्या मैं इसको 1 atm रख दूं? आपको पता होगा आइडिया इस बारे में कि 1 atm को हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। टेम्परेचर के बारे में भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। चलो, टेम्परेचर है 298 केल्विन। ओके, अच्छा, क्या हम यहाँ से n निकाल सकते हैं? n की जरूरत पड़ेगी ना हमको, तो पीवी इज इक्वल टू nRT से आप n निकाल सकते हो। n कितना हो जाएगा? n हो जाएगा पीवी अपॉन RT। पीवी अपने को दिया हुआ है, RT वगैरह सब चीज मिल जाएगा। P इतना 10 और R की वैल्यू ले लीजिएगा 0.0821 इंटू 298। तो यहां से अपने को क्या मिल गया? n की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या जाना, कहां पे जाना था कि कैलकुलेट डेल्टा एच बोला था। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? एन सी पी डेल्टा टी। ठीक है, और टेम्परेचर का रेंज भी बोला है ना शायद अपने को, क्या बोलता है टेम्परेचर कहां से कहां तक बोला है? 298 अप टू to बोला है 298 से 48 448। केल्विन। ओके, राइट राइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं बेटा कि ये डी डी एच है। ठीक है, डी डी एच इज इक्वल टू अपन क्या बोलेंगे कि डी डेल्टा टी। डी डेल्टा टी, तो अगर आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो लिमिट लगाना पड़ेगा T1 से लेकर T2 तक, है ना? अलग अलग टेम्परेचर पे है, तो हम बोलेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन लगा दिया दोनों तरफ, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो गया? एन सी पी और डेल्टा टी, और इसका लिमिट कहां से कहां तक हो गया? यहाँ पे हो गया T2 एंड यहाँ पे हो गया T1। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए डेल्टा एच कितना आता है। डेल्टा एच इज इक्वल टू, सीपी की वैल्यू दी हुई है ना अपने को, कितना दिया हुआ है? 25 प्लस 0.013। अच्छा, और एन की वैल्यू दी हुई थी, अच्छा एन भी निकल गया है। एन भी काफी बड़ा था, है ना? चल ठीक है, एन भी आप पुट कर दो 0.0821 इंटू 298, एंड यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा, राइट? तो माइनस कितना करेंगे? अच्छा, एक मिनट एक मिनट, 25 क्या था? रुक 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 348 रुक रुक माइनस। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। एक छोटी सी गलती है, एक छोटी सी गलती ये है बेटा कि 25 टी, और यहाँ पे बेटा एक टी है, ये ना, ये यहाँ पे टी है, रुको मैं करेक्ट कर देता हूँ। ये अपने पास टी है, टी टेम्परेचर टी, कहाँ पे ऐसा ऐसा वैल्यू दिया हुआ था, ऐसा टी फॉर टेम्परेचर नॉट टाइम। ओके, टी फॉर टेम्परेचर। तो अपने को ना इंटीग्रेशन सही से करना पड़ेगा, इसको कट कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन हमको फिर से करना है। तो आओ, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे एन, एन तो चलो 10 बाहर रख लेते हैं, और बेटा इंटीग्रेशन ऑफ सीपी, सीपी कितना है? तो हम बोलेंगे 25 प्लस 0.013 टी। ठीक है, और इसको इंटीग्रेशन करना है किसके साथ? dt के साथ, समझ लो। लिमिट कहां से कहां तक है? T1 से लेके T2। ठीक है, इसको टी में कंफ्यूज मत होना, एक काम करें, इसको भी, इसको टी रखेंगे ऐसे करके, कैपिटल टी मतलब टेम्परेचर है। इसको ओके, सर? ठीक। तो अब आप यहाँ पे बताओ कैसे आएगा? 25 टी प्लस 0.013 टी स्क्वायर अपॉन 2, राइट? टी हाँ। स्क्वायर अपॉन 2, ये वाला बात आ रहा है। तो अब आप चाहो तो इंटीग्रेशन यहाँ पे करके वैल्यू यहाँ पे पुट करके बता सकते हो। वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ, अपर लिमिट कितना है अपने पास? अपर लिमिट है, हाँ एक बार 348 देंगे, एक बार हाँ जी, टू टू कितना था? 98। चल ठीक है, 298। तो यहाँ से मतलब डेल्टा एच की वैल्यू मिल जाएगी, हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। ओके, डेल्टा एच मिल चुका है। अब आपको सेकंड पार्ट पे आना चाहिए कि बोलता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो अपने को क्या पता होता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है? तो इंटीग्रेशन ऑफ एन सीवी डेल्टा टी होता है। ठीक है, और एनसीवी। हाँ जी बिल्कुल। तो आप बोलेंगे सीवी कितना होता है? तो हम बोलेंगे सीपी माइनस आर, एन सीपी माइनस आर, और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया डेल्टा टी का इंटीग्रेशन।
तो अब आप यहाँ पे पुट कर सकते हो n, और यहाँ पे Cp आया था 25 प्लस 0.013 t माइनस r, और यहाँ पे है डेल्टा। ठीक है, तो अब यहाँ पे r की वैल्यू r के टर्म में निकाल लीजिए। r की वैल्यू की अगर नहीं दिया हुआ है तो r की वैल्यू या पुट कर सकते हो 0.0821। ठीक है, सो यहाँ से अपने को डेल्टा u भी मिल जाएगा। और इंटीग्रेशन वगैरह कहाँ से कहाँ तक है, समझ गया है ना? मैंने भूल गया था, यहाँ पे लिख लिया। हाँ सर। T1 से लेके T2 जो भी इसकी लिमिट थी। तो कोई नहीं, इतना दूर तक आपसे वो करवाएगा नहीं। ठीक है, आपको बोल देगा कि भैया बीच बीच में वैल्यू दे देंगे या इसी टाइप का कुछ छोड़ देंगे लाके। ठीक है, तो इसको आपको शायद कॉपी करना चाहिए। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। इसका आंसर है डेल्टा H इज इक्वल टू 10.22.4 इंटू 5R/2 इंटू 75। ठीक है, ये इसका आंसर है। एसटीपी का मतलब आपको उम्मीद है समझ में आती होगी। एसटीपी का मतलब है प्रेशर कितना हो गया 1 atm, और टेम्परेचर कितना हो गया है 25 डिग्री सेल्सियस। जिसको अपन लाएंगे तो कितना आ जाएगा 298 केल्विन। बाकी चीजें कैलकुलेट कीजिए, आंसर आपके पास ये रहा। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। देखो, अगला टॉपिक अपने पास है कि थर्मोडायनेमिक एनालिसिस ऑफ वेरियस प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक एनालिसिस ऑफ वेरियस प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहला अपन देख रहे हैं जिसका नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है। तो देखो आइसोकोरिक, पहले बोला था वो था क्या सर? हाँ वही सब आपने बताया था। बिल्कुल। V इज इक्वल टू वॉल्यूम कांस्टेंट होती है यहाँ पे। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, बोलेंगे 0। अगर चेंज इन वॉल्यूम नहीं है तो वर्क डन कितना होगा 0, क्योंकि वर्क डन का मतलब ही होता है P डेल्टा V, तो वर्क डन भी हो गया 0। तो अपन क्या बोलेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, FLTD का मतलब समझ गया ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता था, Q प्लस W होता था। Q कितना है, अच्छा तो हम क्या बोलेंगे कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U हो जाएगा, मतलब W गया। किसमें ये बात चल रही है, आइसोकोरिक में बात चल रही है। अगर मैं बात करूं अब आइसोबैरिक की, आइसोकोरिक, हाँ अब हम बात कर रहे हैं आइसोबैरिक की। आइसोबैरिक प्रोसेस में बार मतलब रिलेटेड टू प्रेशर है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे प्रेशर होता है कांस्टेंट। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो हम क्या बोलेंगे कि डेल्टा पी कितना हो जाएगा, इसलिए कांस्टेंट, हाँ बार है ना नाम, वहीं से नाम आया। तो डेल्टा पी क्या हो गया, डेल्टा पी को हम बोलेंगे 0। फिर से आप बोलेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, पूरा लिख देता हूं इस बार। मतलब हो गया FLTD, अगर मैं शॉर्टकट बोलूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे जगह पर माइनस PD भी लिखते हैं। हाँ जो लिखना है, डेल्टा U इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे Q प्लस W, और इस बार कोई चेंज नहीं होगा, प्रेशर खाली कांस्टेंट है, बाकी चीजें तो है, खाली डेल्टा P क्या होगा वहां पे 0 हो जाएगा। यहां तक समझने के बाद हम एक प्रोसेस पे जाते हैं जिसका नाम है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो रिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस में सबसे बड़ी बात है कि भाई इरिवर्सिबल को के बारे में बात कर लो, ठीक है, IRR हो गया यहाँ पर, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो बोलेंगे कि क्या होता है ये, एक तो पहली बात है कि ये बहुत फास्ट होता है, वेरी फास्ट प्रोसेस होता है, वेरी फास्ट प्रोसेस which can't reverse and completed in a very short interval of time। सेकेंड जो पॉइंट है रिवर्सिबल के बारे में कि ड्यूरिंग
द ड्राइविंग फोर्स पर लिखना, द ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर than the opposing force, therefore the process can't be reverse. चलो ठीक है, वो बात तो समझ ही गया। थर्ड पॉइंट, all natural process are irreversible. All natural process are irreversible. ठीक है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिली ना, वो ये थी कि ये बहुत फास्ट होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो स्लो रिएक्शंस होते हैं वही रिवर्सिबल होने के चांसेस भी होते हैं, फास्ट तो नहीं होते। अब अगर बात करो ड्राइविंग फोर्स मतलब जो उसको आगे ले जा रहा है, रिएक्शन को जो आगे बढ़वा रहा है, आपको पता है ना दोनों टाइप के फोर्सेज लगते रहते हैं उस पर। अब फोर्स मतलब उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मत ढूंढना, रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस अब देखते हैं कि बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा होता है। तो हम बोलेंगे कि पहली बात तो है कि दे आर स्लो प्रोसेस। ठीक है, और इसमें वही ड्राइविंग फोर्स के बारे में यही बात होगी कि ड्राइविंग much smaller than नहीं, स्मॉलर नहीं, इज कंपेरेबल और इक्वल टू द अपोजिंग फोर्स। ठीक है, तो कभी कभी वो बढ़ जाता है, कभी कभी ये बढ़ जाता है। ठीक है, अगर अपोजिंग बढ़ गया तो रिवर्सिबल होने लग गया। इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक बात समझिएगा कि अगर मैं इरिवर्सिबल को यहीं पे लिख दूं तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे VA से अगर V2 वॉल्यूम बन रहा है तो हम बोलेंगे वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इन इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 या VB माइनस, यहाँ पे V1 लिख दो, यहाँ पे V2। ठीक है, रिवर्सिबल में क्या हो जाता है, रिवर्सिबल में बड़ी कुछ बातें होती हैं बेटा। क्या बोलते हैं कि आपका वर्जन जो है विंडोज 10 का वो एंड हो रहा है। सर ये रिवर्सिबल के फॉर्मूले है। हाँ, फॉर्मूले ये इरिवर्सिबल में आ गया। हाँ, और रिवर्सिबल में देखो वर्क डन क्या हो जाता है, हम बोलेंगे छोटा छोटा वर्क डन आएगा, डेल्टा डी मतलब DW1 DW2 DW3 एंड इसी तरीके से DWN तक। मतलब जितना बार ये प्रोसेस उल्टा हुआ सीधा हुआ उल्टा हुआ सीधा हुआ सबको जोड़ के आएगा। ठीक है, तो W रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या होगा, हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ P डेल्टा V और V1 से लेके V2 तक। दोनों में फर्क समझिएगा, पहले वाले में बड़ा सिंपल था, दूसरे वाले में सिंपल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता कि, सोच लो पहले रिवर्स हुआ, फिर यहीं तक पहुंचा, फिर यहीं तक पहुंचा, फिर यहीं तक पहुंचा, ऐसे रिवर्सिबल चल रहा है। इसका अगर ग्राफ, हाँ, इसका अगर ग्राफ बनाया जाए ना बेटा तो ऐसे बनता है ग्राफ। समझ लो, तो क्या हो गया, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं ना तो ये समझ जाना कि मान लो कि पहले कंसंट्रेशन 100 था। ठीक है, और इसका धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम हुआ, कम होके मान लो यहाँ पे पहुंचा होगा 70 तक पहुंच गया। ठीक है, फिर ये क्या हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक चला तो आपकी बात 100 नहीं पहुंचाया, ये 80 ही पहुंचाया। ठीक है, फिर ये कम होते गया। ठीक है, ऐसे कम होते जा रहा है। तो हम इसको ले रहे हैं कि भैया ये क्या हो रहा है कि ये ग्राफ पे अगर दिखाई देगा तो ये ऐसे दिखाई देगा, ऐसे। सर पर नीचे आना चाहिए ना फिर ये ग्राफ वॉल्यूम वर्सेज है, कम हो रहा है तो वॉल्यूम वर्सेज है, कम किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो सब भी तो पूछा कर। ठीक है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रही है। हम लोग तो एक एग्जांपल को समझ रहे हैं, हो सकता है ये दूसरा एग्जांपल के बारे में बात कर रहे हो जिसमें कि वॉल्यूम जो है, प्रेशर जो है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा, जरूरी नहीं है नीचे भी आ सकता है। हमको कैसे पता कि कौन सा रिएक्शन हम ले रहे हैं जिसमें कि प्रेशर बढ़ रहा है।
ओके तो अगर एक चीज बताओ कि इंटीग्रेशन का एक दूसरा तरीका होता है कि आप इस ग्राफ पे एरिया निकाल लो तो भी बात बन जाएगी। इसका एरिया निकाल लो, पी इंटू वी क्या होता है, पी इंटू वी क्या होता है, वर्क डन। तो अगर आप इसका एरिया निकाल लो तो भी आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन। क्या दे देगा, वर्क। इस ग्राफ पे अगर आप एरिया निकाल लीजिए एरिया कर्व से निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते। मान लो अगर हम किसी तरीके से निकाल पाते, ठीक है, प्रैक्टिकली तो मतलब इम्पॉसिबल है ऐसे टाइप का कोई दे दे, या तो हमको इसका इक्वेशन दे दे तो हम ये लगा देंगे, याद है, एरिया अंडर द कर्व। इक्वेशन दे देगा। अच्छा, इक्वेशन देने की जरूरत क्या है, यहीं से तो इक्वेशन मिलेगा आपको, ये रहा, यहां से एक बढ़िया सा इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वी मिल जाएगा, निकाल सकते हैं। या तुम्ही को वही दे दे, जैसे दे दो यहाँ पे कि 25 प्लस 0.2 वी, ठीक है, ये है। अब इसी में आपको डेल्टा वी वाला स्ट्रिप लेना पड़ेगा, डीवी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 25 प्लस 0.2 वी, और साथ में क्या आ गया, डीवी। डीवी कहां से कहां तक हो रहा है, मान लो यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे है मान लो 20, ठीक है, तो 4, हाँ, तो 2 से 15 ले लो, ठीक, ऐसा करके मिल जाएगा आपको एरिया। अब एरिया निकालना हमारे लिए इतना मुश्किल काम नहीं रहा, क्योंकि अब आप एरिया अंडर द कर्व भी सीख चुके हो। ठीक है, जल्दी से यहाँ पे, कहाँ पे मैं लेके चलूं कॉपी करने के लिए, ऊपर से सर पहले। सो अगली हेडिंग है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ वर्क डन इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो अगर मैं बात करूं कि रिवर्सिबल प्रोसेस का, तो हमने एक बना लिया यहाँ पे गैस चैम्बर। इसमें हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये इस तरीके से कंप्रेस करेंगे गैस को, और यहाँ पे हमारे पास है गैस, ठीक है। अब यहाँ पे है एक्सटर्नल प्रेशर, और ये इधर से क्या लगेगा, इंटरनल प्रेशर, ठीक है, गैस का, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले एक्सपेंशन की, जब ये गैस फैल रहा होगा, ठीक है, जब ये गैस फैल रहा होगा तो हम बोलेंगे वर्क डन कितना करेगा, तो हम बोलेंगे माइनस पी एक्सटर्नल, और यहाँ पे डीवी चेंज इन वॉल्यूम। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो हम बोलेंगे डिपेंड करेगा पी एक्सटर्नल पे, और किस पे डिपेंड करेगा, तो डेल्टा वी पे, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि डेल्टा वी अगर कांस्टेंट हो जाए, इफ डीवी इज, या वॉल्यूम इफ, अच्छा डीवी इज कांस्टेंट 0 और वर्क नहीं वी नहीं, डीवी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ये, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, डीवी कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो फिर तो वर्क ही डन नहीं हुआ। हम बोल रहे हैं डीवी अगर कांस्टेंट है तो किस पे डिपेंड करेगा, पी एक्सटर्नल पे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है, और पी एक्सटर्नल, हाँ जी, अगर ये इरिवर्सिबल है, ये किसके लिए बात चल रही थी, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अगर ये इरिवर्सिबल है तो फिर से यही चैम्बर बना लीजिए, यहाँ पे है अपना ये, ठीक है, यहाँ पे है हैंडल इसका। तो बाहर से कौन है, पी एक्सटर्नल, अंदर कौन है, पी इंटरनल, या पी ऑफ गैस बोल सकते हो, गैस ही बोल देना, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पी ऑफ जो गैस होगा वो बहुत बहुत ज्यादा होगा पी एक्सटर्नल से, बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये कभी भी रिवर्स नहीं आ पाएगा, ये रिवर्सिबल बनने के लिए ऐसा होना चाहिए। और ऐसे में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि फॉर एक्सपेंशन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, यहां लिख देता हूं, फॉर एक्सपेंशन maximum value of P external will be equal to what, तो हम बोलेंगे P of gas। अगर, हाँ क्या बोला है कि the maximum value of P external will be equal to P, हाँ सही है। अरे भैया एक्सपेंशन कब होगा, जब ये कम होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, कम, और मैक्सिमम कहां तक होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि ज्यादा की बराबरी कर ले, लेकिन वहां तक जाना नहीं है अपने को, ये हमेशा क्या होना चाहिए, कम। कम होगा तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगी,
तो यही चीज है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी एक्सपेंशन, ज्यादा पी एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, तो हम बोलेंगे एक्सपेंशन नहीं, एक्सटर्नल कितना होना चाहिए, तो पी गैस के बराबरी कर सकता है लेकिन हमेशा उससे कम रहना चाहिए। पी ऑफ गैस शुड बी ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल। ठीक है, ऐसे सिनेरियो में आपको ये समझ में आई कि W रिवर्सिबल जो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगी वो बड़ा होगा W इरिवर्सिबल से। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन हुआ था। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हुआ, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हुआ कि आपने बोला कि भाई ये रिवर्स में इसको आना है, यहाँ पे क्या हो गया, इसको है कि इरिवर्सिबल है। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होना चाहिए कि चीजें क्या होंगी, चीजें मतलब रिवर्स उसको नहीं होना है। ठीक है, समझ लो, एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों नहीं होगा। खैर अपन इस पे ज्यादा चर्चा करने की कोई खास जरूरत थी नहीं, हमको तो मैथमेटिकल डेरिवेशंस पे जाना है। तो हम मैथमेटिकल डेरिवेशन पे आते हैं और हम बात करते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। तो बोलेंगे आइसोथर्मल किसके लिए ले रहे हैं, हम बोलेंगे रिवर्सिबल के लिए ले रहे हैं। तो रिवर्सिबल के लिए अगर लेंगे तो हम, और हमने आइसोथर्मल का नाम होता है कि आइसोथर्मल का मतलब ही होता है कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। तो टेम्परेचर हमने लिख दिया कि भाई ये कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी तो जीरो होगा, कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो हम इस बात को लिखेंगे। मुझे बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी होता है एंड दिस शुड बी हाउ मच, जीरो। क्या होगा, जीरो। ठीक है, पहली बात तो समझ में आई कि डेल्टा यू कितना होता है, जीरो। अब अगर आप फर्स्ट लॉ यूज करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, तो क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, और ये जीरो है तो हम बोलेंगे क्यू प्लस डब्ल्यू। सुनाओ, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, जितना भी हीट आप दोगे उसका वर्क डन हो जाएगा। किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में कुछ भी हीट एब्जॉर्ब नहीं होगा, मतलब एब्जॉर्ब होगा तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगी ना। तो टेम्परेचर बढ़ना ही नहीं है तो हम बोलेंगे हीट एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो सारा हीट कहाँ गया, तो बोलेंगे काम करने में खर्च हुआ। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर रहे हैं यहीं पे कि वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस कितना होता है। तो वर्क डन रिवर्सिबल इज इक्वल टू होगा, कहीं पे लिख दो इस बात को हेडिंग के तौर पे, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू होता है पी डेल्टा वी, माइनस साइन आगे लगाना चाहिए था, और यहाँ पे वॉल्यूम 1 से लेके वॉल्यूम 2 तक। ठीक है, सो अब यहाँ पे बात कीजिए, चलिए हम लोग अज्यूम करके रखे हुए हैं कि भाई आइडियल गैस हमारे पास है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हम यूज करने वाले हैं। सो प्रेशर की जगह पे आप क्या बोल सकते हैं, एनआरटी अपॉन वी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एनआरटी अपॉन वी, साथ में है डीवी इंटीग्रेशन, यहाँ पे है V1, यहाँ पे है V2 माइनस साइन भी। तो इसका N तो बाहर आ जाएगा, R भी बाहर आ जाएगा, T भी बाहर आ जाएगा, और dV अपॉन V का इंटीग्रेशन करना होगा। यहाँ पे है V1, यहाँ पे है V2 माइनस साइन बाहर है। तो बताइए कितना लिखना चाहिए, हम बोलेंगे NRT ln, और यहाँ पे आ गया V2 माइनस V1, या V2 अपॉन V1 लिख दे, माइनस करने से अच्छा। ठीक है, इतना हो गया, किसके लिए है वर्क डन, ये रिवर्सिबल के लिए। अब अगर ये रिवर्सिबल के लिए है तो आपको एक चीज पता होगा कि P2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली, V2 भी मत लिखो, V लिखो, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। किसके लिए, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, मतलब आइसोथर्मल के लिए। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस NRT ln, यहाँ पे आ गया P1, यहाँ पे आ गया P2, उल्टा है तो उल्टा लिख रहा, ये किसका है, रिवर्सिबल का है। ठीक है, अगर आपको माइनस पसंद नहीं है ना तो आप चाहो तो इसको उल्टा लिख सकते हो, NRT ln P2 अपॉन P1, जैसे मर्जी वैसे ध्यान में रखिए। डेरिवेशन इसका ये था। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या होगा और कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, तो मैं लिखूं अगर यहाँ पे कि फॉर एक्सपेंशन, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो W रिवर्सिबल शुड बी क्या, नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो हम बोलेंगे कि W रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे NRT ln लॉग नहीं, ln तो लिख ही दिया हमने, तो यहाँ पे अपन क्या लिखने वाले हैं कि P2 अपॉन P1।
P2 अपॉन P1। ठीक है, रिवर्सिबल के लिए किसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं? फॉर एक्सपेंशन रिवर्सिबल, सही है। अच्छा, अगर आपको ln नहीं पसंद तो क्या करें हम लोग? 2.303 nRT और यहाँ पे log ले आए, log P2 अपॉन P1। मैथमेटिकल चीज है ये, समझ गया होगा आपको। ठीक है, तो ये कहानी हमारी चल रही है रिवर्सिबल की बात पे। इस फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा, एक्सपेंशन का ही ये फॉर्मूला है। कंप्रेशन में भी हम लोग इस चीज को यूज कर सकते। देखो, अब हम लोग बात करने वाले हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस में तो हम लोग बात कर रहे थे कि इरिवर्सिबल प्रोसेस की, इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है समझिए। मैंने बोला इरिवर्सिबल प्रोसेस का जो वर्क डन है वो होता है P एक्सटर्नल माइनस साइन के साथ, P एक्सटर्नल, और यहाँ पे होता है V2 माइनस V1। अब अगर इस बात को समझनी है तो वापस आइए यहाँ पे PV इज इक्वल टू NRT में, तो हम बोलेंगे PV इज इक्वल टू क्या होता है? NRT। यहां से अगर आप बोले हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम बोलेंगे N1, या N तो सेम है, NRT, टेम्परेचर भी सेम है। सेकेंड अगर ले लें सिनेरियो कि P2 V2 इज इक्वल टू N, सेम गैस के लिए ले लेते हैं, R भी सेम है, और टेम्परेचर भी आपने देखा है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर सेम रहती है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो मुझे बताइए फर्स्ट वाले से देख के कि V1 इज इक्वल टू क्या होगा, हम बोलेंगे NRT अपॉन P1। V2 कितना हो जाएगा, यहां से V2 हो जाएगा NRT अपॉन P2। वापस जाइए यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, P एक्सटर्नल और V2 की जगह पे आप लिखना चाहते हो, कॉमन में ले लेता हूँ, NRT कॉमन ले लो, और यहाँ पे आ गया 1 अपॉन V2, मतलब नीचे आ गया P2 और यहाँ पे आ गया P1। तो कितना आ गया कि P एक्सटर्नल NRT ब्रैकेट में 1 अपॉन P2 माइनस P1। अगर आप माइनस पसंद नहीं करते तो अंदर भेज दीजिएगा, बाकी बात समझ में आ गई। तो यही हमारा क्या हो गया, इरिवर्सिबल का वर्क डन आ गया। तो दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल में कौन सा फॉर्मूला, इरिवर्सिबल में कौन सा फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां तक जल्दी से कॉपी कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो वहां पे हम लोग बात करेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल्स की इसके बारे में, और फिर उसके बाद बात करेंगे कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है।